नमस्कार, आप देख रहे हैं। सिवनी में हुए मॉब लिंचिंग मामले में 2 आदिवासी युवकों की हत्या के मामले में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक जांच कमेटी को गठित किया है। कमेटी के सदस्य घटनास्थल पर जाकर पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की पूरी जानकारी पीसीसी को पेश करेंगे। इधर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। 5 युवकों को हिरासत में भी ले लिया गया है, चूंकि उनसे पूछताछ हो रही है। मृतकों के परिजनों ने हिंदू संगठन और बजरंग दल के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि बजरंग दल ने इन आरोपों से इनकार किया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 44 को मार्ग को जाम कर दिया। इसके बाद 4 घंटों की मशक्कत के बाद जाम खुलवाया गया। घटना के बाद बरघाट विधायक अर्जुन सिंह काकोडिया, कलेक्टर, एसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। मामले पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सिवनी जिला प्रशासन से इस घटना के बारे में डिटेल में जानकारी मांगी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के गुफा मंदिर परिसर में भगवान परशुराम की अष्ट धातु से बनी 21 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है और कई बड़े ऐलान किए। सीएम शिवराज ने परशुराम के चरित्र को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात भी कही है। संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप देने की भी बात कही है। संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती जारी रहेगी। वहीं जब तक पद नहीं भरेंगे तब तक अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। सीएम ने कहा कि मंदिर से लगी जमीनें सरकार नीलाम करेगी नहीं, और इसके साथ उन्होंने बताया कि पुजारियों को 5,000 रुपए मानदेय भी दिया जाएगा। सीएम शिवराज ने आगे कहा कि राज्य में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने का अभियान भी जारी रहेगा। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आचार्य महामंडलेश्वर भी मौजूद रहे। अभी तो किताबें छप गई होंगी। मैं तत्काल पाठ्यक्रम समिति को बुला के निर्देश दूंगा कि भगवान परशुराम जी के चरित्र का पाठ पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। हमने संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती प्रारंभ की है। 1900 पद तो भर लिए, बाकी संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती जारी रहेगी। कुछ दुष्ट सज्जनता से नहीं मानते, उनके लिए तो दंड उठाना ही पड़ता है। जब तक उनको कुचल ना दो, वो तो ऐसी पूंछ की तरह जो कितनी भी पोंगरी डालो सीधी नहीं होती। खरगोन में आज तीन बड़े त्योहारों को देखते हुए पूरे दिन कर्फ्यू रहा। आज ईद, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया जैसे त्योहारों को खरगोन के लोगों ने घर में ही मनाया। शहर के संवेदनशील इलाकों में करीब 1300 पुलिसकर्मी तैनात रहे। वहीं कर्फ्यू के दौरान एसपी, कलेक्टर समेत एडीएम और एसडीएम दिन भर संवेदनशील इलाकों में स्थिति का जायजा लेते नजर आए। कलेक्टर ने बताया कि आज सभी समुदाय के लोगों ने निर्णय लिया था कि सभी अपने अपने घरों में त्योहार को मनाएंगे, और लोगों ने इस निर्णय का पालन करने के लिए पूरा सहयोग भी किया। सभी समुदाय से जो है ये उन्होंने स्वयं निर्णय लिया है, अपने अपने त्यौहार जो है घर में मनाए हैं। उसके हिसाब से जो है सभी लोग ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है और घर में जो है त्यौहार मनाए हैं। आज के बाद हमने कल भी शांति समिति का मीटिंग रखे हैं जो आगे का निर्णय लेने के लिए। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। करीब 1300 का फोर्स जो है अभी फील्ड पर उपस्थित है, जो सभी चेक पॉइंट्स पे और संवेदनशील एरियाज़ को कवर किए हुए हैं। इसके अलावा ड्रोन के द्वारा सर्विलेंस किया जा रहा है, सीसीटीवी सर्विलेंस भी देखा जा रहा है, और हमारा जो रिजर्व बल है वो मेन जो दंगे के जो क्षेत्र थे वहाँ पर हम लोगों ने रिजर्व बल तैनात किया। राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह ने खरगोन में आज भी कर्फ्यू लगे होने के लिए शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हिंदुओं और मुसलमानों दोनों पक्ष के जिम्मेदार लोगों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वहां 2 हफ्ते बाद भी कर्फ्यू लगा है, ये प्रशासन की असफलता है। जांच हो और जांच के बाद हिंदू मुसलमान जो भी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि जब मैं 10 साल मुख्यमंत्री रहा, बाबरी मस्जिद गिराने के बाद बिगड़ा हुआ माहौल था, हमने सुधारा था। 10 साल तक मेरे समय किसी प्रकार का दंगा नहीं हुआ। कुछ घटनाएं हुई जरूर, लेकिन वो कंट्रोल कर ली गई। कर्फ्यू कभी नहीं लगने दिया। वहीं लाउड स्पीकर पर हो रही राजनीति पर कहा कि ये सब बेकार है। महंगाई के इस दौर में मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने जैसे मामले सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। तो इधर बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया।
एडिशनल एसपी के रोकने के बावजूद भी बैरियर जबरदस्ती हटाकर वे मस्जिद के रास्ते पर गए। ये सब बात की जांच होनी चाहिए। शांति समिति बनाकर सब चीज़ नॉर्मल कर देते तो आज कर्फ्यू की जरूरत नहीं थी। आज भगवान परशुराम की जयंती भी मनती, आज अक्षय तृतीया में शादी ब्याह भी होते, आज वहाँ ईद भी मनती। ये सब के सब त्यौहार एक तरफ रह गए आपके कानून व्यवस्था के फेलर की वजह से। दिग्विजय सिंह जी लगातार एक दूसरे के खिलाफ जिस प्रकार से समुदायों को खड़ा करने का काम करते हैं, वही कारण है कि कांग्रेस आज गर्त में जा रही है। ये सत्य और तथ्य के साथ में खड़े नहीं होते, ये केवल और केवल भावनाएं भड़काकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के झूठे वादों से प्रदेश की जनता अच्छे से वाकिफ है। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि कर्मचारियों ने यह तय कर लिया है कि वो कांग्रेस को इस बार घर बैठाकर पेंशन देंगे। कर्मचारियों ने मन बना लिया इनको घर बिठाने का, घर बैठे पेंशन देने का, क्योंकि पहले ये इनकी घोषणाएं देख चुके हैं, चाहे किसान कर्ज माफी की हो, चाहे पेंशन से जुड़ी हुई हो या अन्य कर्मचारियों से जुड़ी हुई हो। एक भी वादा पूरा नहीं किया था, इसलिए इनको ही पेंशन देंगे, अब कर्मचारी देंगे। शिवराज सिंह जी की सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है, किसान हितैषी सरकार है, ये साबित हो गया। ये बैठ के ही कर सकते हैं और बैठ के करें, किसने रोका है? बाकी आप चिंता किसी को भी नहीं है इन बैठकों की। भीषण गर्मी के साथ ही इंदौर में बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। बिजली कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक इस बार इंदौर में बिजली खपत के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। अप्रैल महीने में 32 करोड़ बिजली यूनिट की खपत हुई है। औसतन प्रतिदिन 1.07 करोड़ यूनिट की खपत हो रही है, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा है। एक तरफ कोयले के संकट की वजह से बिजली कटौती भी बढ़ने लगी है, साथ आने वाले दिनों में इंदौर में बिजली कटौती की परेशानी बढ़ सकती है। कांग्रेस का आरोप है कि कोयले की आपूर्ति को लेकर पहले कदम उठाए, जिसकी वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं, जबकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि बिजली आपूर्ति को लेकर सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए हैं। प्रदेश की बात करें तो 22,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता करने का दावा करने वाली कंपनी औसतन 12,000 मेगावाट बिजली भी नहीं सप्लाई कर पा रही है। प्रदेश में बिजली की मांग और सप्लाई में रोजाना 1 से 1,500 मेगावाट का गैप है, ये ध्यान दीजिएगा। इसकी भरपाई कई शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 से 10 घंटे तक की अघोषित बिजली कटौती करके की जा रही है। सीधे सीधे सरकार का मिसमैनेजमेंट है। जैसे जैसे रेट कम आ रहे हैं, कोयले की आपूर्ति कम होगी, बिजली संकट गहराएगा, ये सरकार को पता था, लेकिन सरकार ने इसके लिए कोई भी प्रयास नहीं करे। आने वाला समय और खराब आने वाला है। गर्मी में बिजली की आवश्यकता और बढ़ेगी, छोटे छोटे लघु उद्योग बंद हो जाएंगे, क्योंकि बिजली की जब पूर्ति नहीं हो पाएगी तो उद्योग कैसे चलेंगे। ऐसे बिजली को लेकर एक अफवाह का निर्माण करा गया। ना तो संभाग मुख्यालयों पर कटौती हो रही है, ना जिला मुख्यालयों पर कटौती हो रही। स्वाभाविक रूप से चूंकि गर्मी में निरंतर एसी चलता है, कूलर चलता है, रात दिन बिजली का जो प्रोजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़ी सी कहीं कठिनाई हो सकती है, पर बिजली संकट जैसा कुछ भी नहीं है। लोग पीड़ित है, परेशान है। वो बिजली की समस्या से लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। कि किसी गांव में अगर एक ट्यूबवेल है, वो लाइट गोल हो गई तो उसको पानी भी नहीं मिल पा रहा। लोग पानी के लिए तरस रहे बिजली के कारण। साल गर्मी जो है पिछले साल के कंपैरिजन में जल्दी आ गई। पहला तो ये कारण है कि गर्मी अचानक बढ़ने से जो है डिमांड बढ़ गई। घरेलू मूंग का जो रकबा है, किसान बंधुओं ने मूंग के रकबे में वृद्धि की है। नेचुरली जो है कुछ बिजली की कुछ अनएक्सपेक्टेड कटौती आवश्यकता अनुसार करना पड़ती है। जब ज़रूरत होती है तो कटौती कर ले, तो जैसे ही डिमांड नॉर्मल होती है या डिमांड कहीं से कम हो जाती है तो फिर सप्लाई नॉर्मल कर दी जाती है। मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना इलाके में पुलिस ने नकली दूध और पनीर बनाने वाले के घर पर आज छापेमारी की कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम आरोपी मोहन सक्सेना के घर पर दबिश दी, जहां बड़ी मात्रा में नकली दूध और पनीर के साथ खतरनाक केमिकल मिला। आरोपी से जब इस मामले में पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ कि उसने लंबे समय से शादियों में इसी की सप्लाई की है। बहरहाल पुलिस ने इसके पास से 100 किलो पनीर पकड़ी है। 300 लीटर नकली दूध और रिफाइंड भी इसके पास से बरामद किया है। ऋषि गार्लप कॉलेज के पास में एक गली में मोहन डेयरी का संचालन मोहन सक्सेना द्वारा किया जा रहा है, जिस पर से आज फूड विभाग के साथ मिलकर यहाँ दबिश दी गई है। तो 80 किलो पनीर मिला है
और 250 kg सपरेटा का दूध मिला है, जिसकी सैंपलिंग कराई जा रही है। इसके सैंपल भेजे जाएंगे, परीक्षण के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। केमिकल वगैरह मिले, इसकी जांच फूड विभाग द्वारा की जा रही है। उनके मध्य प्रदेश का दिल कहलाने वाले जबलपुर को महानगर का स्वरूप देने आसमान छूती बहुमंजिला इमारतों का धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है, लेकिन जमीन से आसमां को मिलाने वाली इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के इंतजाम ना के बराबर है। बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के लिए जबलपुर नगर निगम लगातार हरी झंडी तो दे रहा है, लेकिन इन इमारतों में आग लगने की स्थिति में निगम के पास खुद ही आग बुझाने के संसाधन नहीं हैं। जबलपुर को महानगर का स्वरूप देने में लगे नगर निगम ने अब तक 2 ग्रुप को हाई राइज बिल्डिंग बनाने की अनुमति दी है, जबकि कई आवेदन लंबित पड़े हुए हैं। वहीं निगम के जिम्मेदार मान रहे हैं कि अगर आग बुझाने वाले संसाधनों का अभाव यूं ही बना रहा तो भविष्य में बड़े अग्नि हादसों पर काबू पाना मुश्किल हो सकता है। हाई राइज बिल्डिंग को लेकर भी नियम में बदलाव आए हैं। पहले 18 मीटर से ऊंची बिल्डिंग को हाई राइज माना जाता था, लेकिन अब 30 मीटर से ऊंची बिल्डिंग ही इसके दायरे में आते हैं। किसी भी शहर के विकास का अंदाज़ा उसकी आसमान छूती इमारतों को देखकर लगाया जा सकता है, लेकिन यही आसमान छूती इमारतें लोगों के लिए मुसीबत का सबब उस वक्त बन जाती हैं जब इन इमारतों में कि इस अपार्टमेंट में किसी भी तरीके से आग से निपटने के इंतज़ाम नहीं किए गए हैं। हैरत की बात यह है कि इस बिल्डिंग में, हाई राइज बिल्डिंग में नगर निगम के खुद अधिकारी मौजूद है, और ऐसे में जब ये बिल्डिंग बनाई गई थी तो बिल्डर ने बड़े बड़े दावे किए थे कि नॉर्म्स को जो है फायर सेफ्टी के नॉर्म्स को पूरा करने के दावे किए गए थे, लेकिन बिल्डिंग बनने के बाद जब लोगों ने खरीद ली तो वो नॉर्म्स जो हैं वह दरकिनार कर दिए गए। निगम के दमकल अमले के पास 6 मंजिल से ज्यादा ऊंची इमारत में आग बुझाने की क्षमता ही नहीं है। ऐसे में हाई राइज बिल्डिंग में सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चुनौती नगर निगम के सामने खड़ी है। निगम के दमकल अमले के पास करीब 12 बड़े और 3 छोटे वाहन मौजूद हैं, जबकि शहर में एक साल में करीब 1000 छोटे बड़े हादसे होते रहते हैं। निगम के दमकल विभाग के अधिकारियों ने हाई राइज इमारतों में आग से निपटने के लिए सुरक्षा इंतजामों को लेकर दिशा निर्देश देते हुए NOC लेने को कहा है। जो भी ऐसे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, ना सिर्फ हाई राइज बल्कि जैसे हॉस्पिटल्स हो गए या फिर अन्य व्यावसायिक जो प्रतिष्ठान हैं जहाँ पर फायर सेफ्टी के नॉर्म्स के पालन करने की आवश्यकता होती है, उन जगहों पे नियमानुसार जो NBC के कंप्लायंसेस हैं वो भवन मालिकों द्वारा किए जाएं। तेजी से बढ़ते जबलपुर शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी उसी गति से हो रहा है, लेकिन हाई राइज बिल्डिंग निर्माण में अगर लोगों की सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा गया तो रहवासियों के लिए कभी भी एक बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। गुना जिले के चाचौड़ा थाना क्षेत्र के जोगीपुर में बने टोल प्लाजा पर विवाद के बाद कुछ लोगों ने धारदार हथियार और चाकुओं से टोल में काम कर रहे 4 कर्मचारियों पर हमला कर दिया। इसमें तकरीबन 6 लोग घायल हुए। हालांकि 4 पर हमला किया, लेकिन जो 2 लोग और बचाने के लिए आए थे वो भी इसमें जख्मी हो गए। दरअसल टोल पर फास्टैग काम नहीं करने के बाद ये लोग पैसा नहीं देना चाह रहे थे और इसी के बाद विवाद हो गया। विवाद काफी बढ़ गया, जिसकी तस्वीरें भी आप IBC 24 के जरिए देख रहे हैं। मुरैना जिले में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले एक ठेकेदार ने माफिया के शराब को पकड़वाकर पुलिस के हवाले किया था, जिससे नाराज माफिया के गुर्गों ने ठेकेदार के ऑफिस में पहुंचकर उनसे मारपीट की और मोबाइल कैश लूट कर लेके गए। पूरी घटना का CCTV फुटेज भी सामने आ गया है। वहीं मारपीट से ठेकेदार जख्मी हो गया है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ग्वालियर में 4 साल से लिव इन में रह रहे प्रेमिका को धोखा देकर किसी और लड़की से शादी करना एक युवक को बहुत महंगा पड़ा। कैसे, हम वो भी बता रहे हैं। युवक के खिलाफ प्रेमिका ने रेप का केस दर्ज करा दिया। आरोपी युवक बारात लेकर आज ग्वालियर पहुंचने वाला था, लेकिन रेप का मामला दर्ज होता देख लड़की वालों ने शादी कैंसिल कर दी। ये हम आपको बता दें कि पढ़ाई के दौरान दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए थे, जिसके बाद लड़की को झांसा देकर युवक उसके साथ लिव इन में रहने लगा। शिकायत के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की है। अभी हमने 420 छल कपट धोखाधड़ी का। कितने लोगों के खिलाफ करवाया? ये हमने 5 लोगों के खिलाफ करवाया और दहेज एक्ट का भी, क्योंकि दहेज की भी मांग की गई थी। शादी का झांसा देने के बाद में युवक शादी करने से मुकर गया है और रिपोर्ट अभी दर्ज कर दी गई है, लेकिन जो शादी होने वाली थी वो शादी बारात नहीं आई है, तो अभी आरोपी की तलाश जारी है।
भीषण गर्मी के दौरान हर साल इस समय अस्पतालों के वार्ड फूल हो जाते हैं और दवा बाजार में तेजी रहती है। लेकिन इस साल हालात उल्टे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम है और दवा बाजार में मंदी का माहौल है। जानकार और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने दावा किया है कि ये कोरोना वैक्सीन का असर है जो लोगों को एक नहीं कई बीमारियों से बचा रही है। उधर थोक दवा व्यापारियों की माने तो उनका कारोबार 1/3 रह गया है और दवा बाजार मंदी के दौर से गुजर रहा है। गर्मी में व्यापार में तेजी की तैयारियां धरी की धरी रह गई और कारोबारी हैरान है कि उनका धंधा मंदा क्यों पड़ गया है। दवा व्यवसाय में मेरे को 17 वर्ष हो गए लगभग, लेकिन मैंने कभी भी इस प्रकार की मंदी अपने 17 वर्ष के जीवन में कभी व्यापार में इतनी मंदी नहीं देखी मैंने। क्लिनिक में मरीज बहुत कम आ रहे हैं, जैसे कि उनकी संभावनाएं जैसी गर्मी शुरू होती है तो 3 गुने मरीज बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि कोविड का वैक्सीनेशन अपने यहाँ बड़ा सफलतापूर्वक किया गया, तो निश्चित तौर पे ये जो वैक्सीन है ये वायरस के विरुद्ध हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। डॉक्टरों के बीच भी हम लोग यही चर्चा करते हैं कि यही एक सबसे बड़ा कारण है कि अब लोगों को संक्रमण जो होना चाहिए था वो अब नहीं हो रहा है। तो अगर दवाओं की खपत कम हो रही है और हम बीमार कम पड़ रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।